नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ दिनेश वैष्णव और हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हमने पूरा पाषाण देख लिया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्य पाषाण काल यानी मीसोलिथिक एज को। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य पाषाण काल के और कौन कौन से नाम हैं। तो मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल कहा जाता है। संक्रमण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो विशेषता है वो पुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों से मिलती जुलती है। यानी कुछ विशेषताएं पुरापाषाण काल की है तो कुछ नवपाषाण काल की, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संक्रमण काल। इसके साथ इसे अनुपुरापाषाण काल भी कहते हैं और आद्य नवपाषाण काल कहते हैं। माइकोलिथिक काल कहा जाता है क्योंकि मध्य पाषाण काल से जो हमें उपकरण प्राप्त होते हैं वो लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जो मध्य पाषाण काल है उसका नामकरण कैसे पड़ा। तो 1867 में सर्वप्रथम मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में एक स्थान है मोरहना पहाड़ क्षेत्र। यहाँ से एसी कार्लाइल के द्वारा सर्वप्रथम ऐसे उपकरण खोजे गए थे जो न तो पुरापाषाण काल के थे और न ही नवपाषाण काल के। अब जब इन्होंने ऐसे उपकरण खोजे जिनको दोनों ही कैटेगरी में नहीं रख सकते हम, तो फिर इन्होंने क्या किया, एक नया शब्द दिया जिसका नाम रखा इन्होंने मध्य पाषाण काल। और इन उपकरणों को मध्य पाषाण काल में रखा है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाण काल शब्द किसने दिया था? तो एसी कार्लाइल ने दिया था। और इन्होंने सबसे पहले मध्य पाषाण कालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त किए थे? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के मोरहना पहाड़ी क्षेत्र से। उसके बाद हम देखते हैं मध्य पाषाण काल के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं। तो तीर कमान, भालागर, कुल्हाड़ी, स्क्रैपर, तीरागर, ये सब क्या है? मध्य पाषाण कालीन उपकरण है। और मध्य पाषाण काल की एक महान तकनीकी मानी जाती है, कौन सी? प्रक्षेपास्त्र, यानी जिसे हम दूर से चलाते हैं, जैसे तीर कमान होता है। क्योंकि मध्य पाषाण काल से पहले जो पूरा पाषाण काल था उसमें मनुष्य हाथ में लेके चलाए जाने वाले जो औजार थे, उपकरण थे, पत्थर से बने हुए, उनका प्रयोग कर रहा था। लेकिन इस काल में उसने तीर कमान बनाना स्टार्ट कर दिया था। अब वो दूर से ही अपना शिकार कर लेता था तीर कमान के माध्यम से। तो ये इसकी देन है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तीर कमान या प्रक्षेप शास्त्र तकनीक है, उसका विकास कौन से काल में हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ है। ध्यान रखना, जब हम ये पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल की विशेषताएं तब भी इसका वहाँ पे हम जिक्र करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम राजस्थान की स्थल देखते हैं। राजस्थान के स्थान में एक प्रमुख स्थान है बागोर। कहाँ पे? भीलवाड़ा जिले में और कोठारी नदी किनारे स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं? महासतियों का टीला भी कहा जाता है। और 1967 से 1969 में वी एन मिश्र और एल लेसनी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि बागोर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और ये भारत का सबसे विस्तृत मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इसके साथ ही यहाँ से हमें लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। बूचड़ खाने के साक्ष्य मिले हैं। बूचड़ खाना मतलब कसाई खाना, जहाँ पे जानवरों की हत्या की जाती थी। उनसे उनका जानवरों का वध करके वहाँ से हड्डियाँ, मांस आदि इकट्ठे किए जाते, तो बूचड़ खाना का साक्ष्य भी यहाँ से मिलता है। और एक ऐसा मानव कंकाल मिला है जो हड्डियाँ होती है उनका एक हार बना हुआ है उसके गले में, और वो पहने हुए हार। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि हड्डियों का हार पहने हुए मानव कंकाल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो बागोर से मिले थे। उसके बाद हम राजस्थान के अन्य स्थान देखते हैं। तो तिलवाड़ा, सोजत, जाडन, कनवास, धनेड़ी, लेसवा, ये क्या है? राजस्थान के अन्य स्थल है जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है। उसके बाद हम गुजरात के देख लेते हैं। तो गुजरात में लंगनाच, ये एक क्षेत्र है जो सर्वोत्कृष्ट सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। इसके साथ ही जो गेंडा होता है, राइनो, उसकी हड्डी के उपकरण भी प्राप्त होते हैं यहाँ से हमें। कहाँ से? लंगनाथ से। 14 मानव कंकाल मिले हैं। तांबे का चाकू मिला है। उसके बाद हम गुजरात के और अन्य स्थल भी देख लेते हैं। तो गुजरात के अन्य मध्य पाषाण काल स्थल है हीरपुर, बलसाड़ा, अखाज। अब इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश के मध्य पाषाण कालीन स्थल। तो भीमबेट का पूरा पाषाण काल में भी देखा था हमने भीमबेट का। अब आप ये ऐसा कंफ्यूज मत हो ना कि भीमबेटका पूरा पाषाण काल में भी आ रहा है और मध्य पाषाण काल में भी आ रहा है। क्योंकि कोई स्थान होता है वहाँ से हमें सभी प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, यानी पूरा पाषाण काल के भी मिलते हैं, मध्य पाषाण काल के भी मिलते हैं, तो नवपाषाण काल के भी मिलते हैं। तो भीमबेटका इसकी खोज किसने की थी? 1957 में विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। और यहाँ से 10,000 वर्ष पुरानी चित्रित गुफाएं मिली हैं जिनमें जोरा गुफा प्रमुख है। डिकन सोनिया जीवाश्म के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं भीमबेटका से। उसके बाद और देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं।
आदमगढ़ ये भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और इसकी खोज की गई थी 1922 में मनोरंजन घोष के द्वारा। उत्खनन 1964 में आर वी जोशी के द्वारा। और यहाँ से हमें क्या मिले हैं, 25,000 सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। और आदमगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध था, लघु पाषाण उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद हम देखते हैं बागोर द्वितीय। बागोर द्वितीय से हमें क्या मिलता है, स्तंभ गर्त की एक पूरी श्रृंखला प्राप्त होती है। यानी जो पिलर होते हैं, स्तंभ होते हैं, उनको खड़ा करने के लिए जो गड्ढे बनाए जाते थे उनकी एक पूरी श्रृंखला प्राप्त होती है। और चक्की का टुकड़ा भी प्राप्त होता है, कहाँ से, बागोर द्वितीय से। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल। तो उत्तर प्रदेश में एक स्थान है महदहा। अब इस महदहा का आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले बूचड़ खाने के साक्ष्य से, यानी कसाई खाने के साक्ष्य से कहाँ से मिले थे, महदहा से मिले थे। उसके साथ ही सबसे पहले गर्त चूल्हे और स्तंभ गर्त के साक्ष्य भी यहीं से मिले थे। सबसे पहले मानव अस्थि पंजर यहीं से मिला था। सबसे पहले मृतक संस्कार विधि के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं, क्योंकि मरने के बाद जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसकी विधि भी सबसे पहले महदहा से प्राप्त होती है। आटा पीसने की चक्की प्राप्त होती है। और यहाँ से 28 कब्रें प्राप्त हुई जिनमें 30 व्यक्तियों को दफनाया गया है। तो महदा का भी थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के और कौन कौन से स्थान है। तो दमदमा, दमदमा से हमें एक कब्र है, उसमें हाथी के दांत की बनी हुई लटकन प्राप्त होती है। और 41 मानव स्वादान प्राप्त होते हैं, जिनमें से 5 तो युगल स्वादान थे। और एक ऐसी समाधि प्राप्त हुई जिसमें एक साथ 3 मनुष्यों को दफनाया गया था। इसके साथ ही अस्थि और सींग से बने हुए उपकरण भी प्राप्त होते हैं। अब हम और देखते हैं उत्तर प्रदेश का एक और स्थान है सराय नाहर राय। इसकी खोज की गई थी कैसी ओझा के द्वारा। और यहाँ से बेलनाकार गड्ढों से 14 मानव स्वाधान के साक्ष्य मिलते हैं। और एक कंकाल ऐसा मिला है जिसकी पसलियों में क्या है, तीर धसा हुआ था। अभी हम देख रहे थे ना कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने तीर कमान बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो हो सकता है जब वो कोई जानवर का शिकार कर रहा हो और वो तीर इसके जा लगा हो कोई मनुष्य के, या फिर हो सकता है मनुष्य मनुष्य में भी आपस में लड़ाई हुई हो, तो एक मनुष्य है उसके कंकाल में तीर धसा हुआ है। और साथ ही तीर और तर्कस से युक्त व्यक्ति के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। यानी एक ऐसे व्यक्ति का कंकाल या साक्ष्य प्राप्त होता है जिसके साथ में हमें तीर और तर्कस के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद में ही चौपानी मांडो, ये भी उत्तर प्रदेश में। इसका उत्खनन किया था बीबी मिश्र ने। उत्खनन तो किया था जी डी शर्मा ने और खोज की थी बीबी मिश्र ने। तो ध्यान रखना, खोज किसने की थी, बीबी मिश्र ने, और उत्खनन जी डी शर्मा ने। और चौपानी मंडों से हमें क्या प्राप्त होता है, 13 गोलाकार और अंडाकार झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो झोपड़ियाँ बनाता था उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मानव बस्ती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और आकेटक संग्राहक स्तर से प्रारंभिक कृषि में संक्रमण की शुरुआत की जानकारी भी चौपानी मंडों से प्राप्त होती है। यानी मनुष्य शुरुआत में क्या करता था, शिकार करता था और उसका संग्रहण करता था, इकट्ठा करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने कृषि की ओर कदम बढ़ाए। तो कृषि में जो संक्रमण हुआ उसकी जानकारी भी हमें चौपानी मांडों से प्राप्त होती है। उसके बाद अन्य स्थान देख लेते हैं। तो बिहार, बिहार में एक स्थान है पेशरा स्थल। यहाँ से हमें 105 वर्ग मीटर का मध्य पाषाणकालीन चबूतरा प्राप्त होता है। उड़ीसा के प्रमुख स्थान है कुचाई, सुंदरगढ़, धेनकनाल। उसके बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक स्थान है वीरथानपुर, जो कहाँ पे, बर्दवान जिले में और दामोदर नदी घाटी में। तो ये भी क्या है, मध्य पाषाणकालीन स्थल है। कर्नाटक, कर्नाटक में जलहल्ली, कीबनहल्ली, संगनकल्लू, ये क्या है, मध्य पाषाणकालीन स्थल है। और आंध्र प्रदेश में नागार्जुनिकोंडा, रेनीगुंटा, गिदलूर। तो आपको क्या है, थोड़ा सा नाम ध्यान रखना है इनको, क्योंकि कई बार सुमेलित क्रम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में टेरी, चंद्रमपालेम, रूसीकोंडा, पारादेसी पालेन, ये क्या है, प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थल है। और इसके साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है कि तमिलनाडु से मध्य पाषाणकालीन मछुआरा समुदायों के शिविर के साक्ष्य मिले हैं कि मध्यकाल में जो मनुष्य था वो मछलियों का शिकार करने के लिए अपना शिविर लगाता था, तो उसके कैंप के साक्ष्य मिलते हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो पाटने, यहाँ से भी हमें मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में
ये देख लेंगे कि मध्यपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, क्योंकि कई बार सुमेलित करों में विशेषता भी दे दी जाती है और वो सही करवाता है कि कौन सी विशेषता है और कौन सी नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे मध्यपाषाण काल की विशेषताएं, और इसके बाद हमारा मध्यपाषाण काल पूरा हो जाएगा और हम पढ़ेंगे फिर नवपाषाण काल को। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, बने रहिए हिस्ट्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मध्यपाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं के साथ। थैंक यू।